हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, जो किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इसलिए इन लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है और हम इसे पुकारते हैं शॉर्ट फॉर्म में NLM से, NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़े आने वाले हैं प्यारे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपको आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन। 3 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे लोग तैयार हो जाइए आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो आगे इस चैप्टर पे प्रोसीडने से पहले कुछ फ्लैशबैक में चले जाइए। याद हो आपको जब हम स्टार्ट किए थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तब हमने आपको बताया था कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है? मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में वी स्टडी अबाउट मटेरियल बॉडीज जो कि या तो रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं। रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं, हम ऐसी बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं, जो ब्रॉडली 3 सब ब्रांचेज में डिवाइड करी गई है। कौन कौन सी ब्रांचेस? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या चीज़ होती है प्यारे? नाम से पता चल रहा है ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्टेशनरी हैं, एट रेस्ट हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं स्टैटिक्स, ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोशन में हैं, तो वो 2 ब्रांचेस में पढ़ा जाता है, काइनेमैटिक्स में भी, डायनामिक्स में भी। दोनों में हम बॉडीज़ पढ़ते हैं जो कि मोशन में हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके मोशन की बात करें कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह कितनी है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। फिर से बोल रहा हूँ, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। क्यों हो रहा है मोशन, उसके बारे में नहीं बात करते हैं, ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपने नहीं लेक्चर्स सही से करे हैं और आप करना चाहते हैं, डिटेल स्टडी करना चाहते हैं और दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काइनेमैटिक्स की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप उसके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। फिलहाल तीसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स डायनामिक, इसमें भी हम मोशन ऑफ बॉडीज़ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसका कॉज कंसिडर करते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। उस फोर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं क्या? डायनामिक्स। कई बुक्स में इसको काइनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंजीनियरिंग बुक्स की अगर आप बात करें, इंजीनियरिंग में इसे वर्ड अभी तक काइनेटिक्स चले आ रहा है, काइनेमैटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, काइनेटिक्स, लेकिन अभी नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं डायनामिक्स। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जिसमें हम मोशन जिसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, वो फोर्स की स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक्स। तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें हम फोर्स की ही बात करने वाले हैं। कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स कितनी तरीके की होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे फोर्सेस के जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे वो सब डायनामिक्स के अंदर होंगे। जैसे सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पर भी एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। हम फ्रिक्शन की बात करें, वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और यहाँ पर भी। ऐसे आगे आगे चैप्टर्स में जाएं, फ्लूइड डायनामिक्स में चले जाएं, फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो वहाँ पर भी फोर्स वगैरह लगती है, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी डायनामिक्स में आते हैं, उसे हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। ऐसी क्लास 12 में चले जाएँ तो वहाँ भी चार्जेस का मोशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम। तो अगर चार्जेस का मोशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, तो वो भी एक तरीके की डायनामिक्स का ही पार्ट है। फिलहाल तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का पार्ट। डायनामिक्स के अंदर सबसे पहला पार्ट आ रहा है आपका क्या?
लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से पहले बात कर लें कि हमने कही आपसे कि डायनामिक्स में हम मोशन जिसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, उसकी स्टडी करते हैं। तो पहले तो फोर्स ही पढ़ लें, फिर आएंगे लॉज ऑफ मोशन पे। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है प्यारे? आपको पता है 9th क्लास में एक बेसिक सी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वही बेसिक सी डेफिनेशन अब भी है। अगर हम किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाए, मोशन है तो मोशन है अगर कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाए, तो ऐसे पुश और पुल को हम कहते हैं क्या? कहते हैं फोर्स। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज होता है, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? फोर्स में बी डिफाइंड एज द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऐसी पुश और पुल जो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर दे, रुकी हुई है तो चला दे, चली हुई है तो रोक दे, या उसका जो मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, उसको चेंज कर दे, उसकी स्पीड वगैरह चेंज कर दे, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। लेकिन वर्ड यहाँ यूज हुआ है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, मतलब फोर्स लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रेस्ट का स्टेट चेंज हो जाए, मोशन की स्टेट चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए। मतलब फोर्स लगाने से कई बार ये तीनों चीज़ें चेंज हो भी सकती हैं, कई बार हो सकता है कि ये चीज़ें चेंज ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम किसी चीज़ पे पुश या पुल लगाएं और उसका स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन वगैरह चेंज ना हो अगर, तो ये नहीं कहोगे कि इसका मतलब फोर्स ही नहीं लगी, पुश पुल लगाने से कुछ नहीं हुआ यानी फोर्स नहीं है। नहीं, जैसे मैं इस बोर्ड को धक्का मार रहा हूँ, दीवार को धक्का मार रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, लेकिन ये हिल नहीं रही, इसका रेस्ट जैसा है वैसा ही है, इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस पर फोर्स नहीं लगाई। ऐसा पुश और पुल या तो जो उस बॉडी की स्टेट चेंज कर दे, या फिर उसकी स्टेट चेंज करना चाहे, टेंड्स टू चेंज। मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये हिल नहीं रही, लेकिन हिलाना तो चाह रही है ना, ये मेरा जो फोर्स है, तो इस पुश और पुल को भी हम फोर्स कहेंगे। या तो चेंज कर दे या फिर टेंड्स टू चेंज। ये वर्ड आगे कई बार यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग आपको कर दी। फिलहाल बात आई कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फोर्स जो है या तो किसी चलती हुई बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है, या फिर उसका चलती हुई बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या फिर किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है। शेप चेंज कैसे होगी? जैसे मान लें कि मेरे हाथ में एक बॉल है, सॉफ्ट बॉल है रबर की, उसको मैं बीच में, दोनों हाथ के बीच में रख के इस तरीके से दबाऊं तो उसका मोशन नहीं होगा, जबकि उसकी क्या चेंज होगी? शेप चेंज होगी। तो उस फोर्स को भी हम, उस पुश या पुल को भी फोर्स कहेंगे। तो फोर्स जो है किसी बॉडी की शेप भी चेंज कर सकती है, 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलरेडी ये चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में ये चीज़ें नहीं पूछी जानी हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारी चीज़ें जो 9th क्लास में पढ़ी थी, ज़रूरी है कि बेसिक से चलते ऊपर उठें। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे, स्टार्टिंग में थ्योरी है, आगे बहुत अच्छे टॉपिक्स, नए टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, और वाकई में मज़े आने वाले हैं। और स्कूल्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसलिए इसे ध्यान से रेगुलरली पूरा करते रहें और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, चलिए बात आई आपके कि आगे आपके जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, उससे पहले बेसिक्स चल रहे हैं, तो एक जरा ये भी पढ़ लीजिए। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपको ध्यान होगा इनर्शिया की बात करते थे। वो इनर्शिया की बात आई कहाँ से आई? सबसे पहले कभी आपने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो, अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल फैलेसी क्या चीज़ होती है? ये अरिस्टोटल साहब ने क्या कहा, इन्होंने क्या सोचा, पहले क्या करके देखा, इन्होंने देखा कि अगर ये कोई भी चीज़ इस तरीके से फेंक रहे थे, कोई भी बॉडी इस तरीके से फेंकी, साइकिल चल रही, साइकिल को धक्का मार के छोड़ दिया, बॉल को धक्का मार के छोड़ दिया, तो कोई भी थोड़ी दूर चलने के बाद चीज़ रुक जा रही थी। अब बॉल चलते चलते रुक गई, अब इसे फिर से चलाना है तो फिर से फोर्स लगाई, फिर से चल गई, फिर लेकिन थोड़ी दूर जाके रुक गई, फिर से आगे ले जाना है तो फिर से फोर्स लगाई तो फिर चल गई। तो बोले कि किसी भी बॉडी को
चलते रहने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती ही होती है अगर हम चाहते हैं कि बॉडी मूव करती रहे। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन था, आपने कभी बुक्स में सुना नहीं होगा, लेकिन न्यूटन लॉज आने से पहले एक अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन भी था कि बॉडी को चलते रहने के लिए कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी है वो अभी पता चलने वाली है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी थी तो बाद में जब पता चली कि गड़बड़ी है तो इसलिए एक वर्ड जो है निकाला गया, बोले कि अरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी का मतलब गड़बड़ी। अरिस्टोटल की बात में क्या गड़बड़ी थी वो हम जानने जा रहे हैं। तो पहले हमने ये देख लिया कि अरिस्टोटल ने क्या कहा, अब इसकी फैलेसी क्या है वो भी जान लीजिए। ये जो अरिस्टोटल साहब थे ये करीबन 384 और 329 बीसी में इन्होंने बात कही। सोचिए, मतलब बीसी में ऐसी बात कही। आप अभी तो सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी। अरे किसी भी चीज़ को चलाना है तो धक्का तो मारना ही पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए। ये तो आप बात जो है वो आज कह रहे हो क्योंकि बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन सोचो उस ज़माने में जब ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई इस तरीके से नहीं थी तो ये एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकालना कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चलते रहने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फोर्स की बात करी होगी कि फोर्स ऐसी चीज़ होती है, तो उस ज़माने के लिए ये एक बहुत नई बात होगी और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी होगी, लॉ बना दिया होगा कि एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन करीबन 2000 साल के बाद गैलीलियो आए। कौन? 2000 साल के बाद 1564 से 1642 के बीच ये हुए थे। लगभग यहाँ से 2000 साल बाद गैलीलियो आए साहब जी। इन्होंने कहा कि भैया जो आप कह रहे हैं अरिस्टोटल जी कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, बिना फोर्स के यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है जो आपने नहीं देखी। भैया किसी भी चीज़ को चलते रहने के लिए फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की सिर्फ तब ज़रूरत होती है जब चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए वहाँ कोई अपोजिंग फोर्सेस प्रेजेंट हो। जैसे आपने एक बॉल को ज़मीन पे फेंक दिया तो वो थोड़ी दूर चल के रुक जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन उसे अपोज करता है उसके मोशन को, जिसकी वजह से उसे चलाते रहने के लिए कंटिन्यूसली उसे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल फोर्सेस, अपोजिंग फोर्सेस प्रेजेंट ना हो जो उसे रोक रही हैं, तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस बॉडी को चलाने के लिए। बॉडी अगर चला दी तो चलती ही रहेगी हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर हमने इस तरीके से बॉडी फेंकी और मान लें वहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, ग्राउंड का फ्रिक्शन भी नहीं है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो एक बार अगर हमने बॉडी फेंक दी तो वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। जैसे स्पेस में चले जाओ, वहाँ तो एयर का फ्रिक्शन भी नहीं होता, तो बॉडी को अगर फेंक दें तो वो इनडेफिनेटली चलती जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो बोले कि आपने यहाँ पे जो बोला कि चलते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहने के लिए, ये हमारे अरिस्टोटल साहब ने कहा था। लेकिन गैलीलियो बोले कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन तो नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और यहीं से बात निकली, एक टर्म निकला, इन्होंने निकाला। कौन सा टर्म? इनर्शिया। इनर्शिया आपने पढ़ा होगा क्या चीज़ होती है। यहाँ पे ये इनर्शिया की ही बात हुई है। इनर्शिया क्या होती है? इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले इनर्शिया की बात सुन लीजिए क्या होती है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बॉडी अगर कोई उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे तो किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है उसका यूनिफॉर्म मोशन चेंज करने के लिए। यानी अगर बॉडी चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, किसी भी स्पीड से अगर बॉडी चल रही है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी बिना रुके। इसी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या? कि बॉडी चल रही ही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया के कंसेप्ट्स को बाद में इसकी और सिस्टमैटिक स्टडी करी गई
और ये जो गैलीलियो ने अपना लॉ दिया था, जो बातें बताई थी, उसको और एक्सटेंड किया गया। किसने किया? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने उन्हें एक्सटेंड किया और अपने 3 लॉज बना दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी इनर्शिया की बात कर लीजिए। बोले क्या? तो हम न्यूटन्स को हम कहते हैं कि इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहते हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हम इसके पीछे न्यूटन को नाम लेते हैं कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये कहा, जबकि असली बात ये है कि बॉडी रुकी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये सबसे पहले गैलीलियो ने कहा था, ना कि न्यूटन ने इस लॉ के साथ साथ 2 चीज़ें और जोड़ दी, तो सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट मिला के उनके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बन गए। फिलहाल इट वॉज गैलीलियो हु फर्स्ट एजर्टेड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड विद नो एक्सटर्नल, कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे जब तक उन पे फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? यही इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि बॉडी सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, सेम स्ट्रेट लाइन में। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है वो किसी प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये बॉडी है, ये कह रही है कि मैं रुकी हूँ तो मैं रुकी ही रहूँगी जब तक मुझ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी एक्सटर्नल। तो ये इस बॉडी की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया खुद 3 तरीके की बताई गई। एक क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बताऊंगा, फिर न्यूटन लॉज में इसको और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? नाम से पता लग रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा है कि पैसेंजर्स होते हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है। आपने देखा होगा बस या ट्रेन जैसे ही एकदम रुके एकदम स्टार्ट होती है, एकदम क्या होता है, जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही हमें एकदम पीछे की तरफ झटका लगता है, हमारी जो अपर बॉडी है एकदम पीछे की तरफ झटका लगता है और फिर हम बस के साथ आगे जाने लगते हैं। तो passengers fall backwards when the stationary bus suddenly starts moving। ऐसा होता है, अपर पार्ट पीछे चला जाता है। क्यों पीछे चला जाता है? इसलिए चला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ये पैसेंजर बस के ऊपर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ये इनका लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट। तो क्या होता है, लोअर पार्ट तो बस के कांटेक्ट में होता है, तो बस चलती है तो बस के साथ लोअर पार्ट तो चलने लगता है। देखना, ध्यान देना, लोअर पार्ट तो बस के साथ चलने लगता है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रुका होता है, तो वो रुका ही रहना चाहता है। इस वजह से अपर पार्ट वहीं रहता है। देखो ये यहीं रहेगा। लोअर पार्ट पे फोर्स लगी, बस पे फोर्स लगी, बस के इंजन ने फोर्स लगाई और बस जब चली तो बस के साथ जो चीज़ कांटेक्ट में थी, हमारे पैर कांटेक्ट में थे, तो पैर तो चल देंगे बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट पे तो फोर्स नहीं लगी ना, फोर्स नहीं लगी ना, अपर पार्ट पे कोई बस ने फोर्स नहीं लगाई, तो अपर पार्ट वहीं रुके रहना चाहेगा, जिसकी वजह से नीचे वाला पार्ट आगे चला जाएगा और अपर पार्ट ऐसा लगेगा कि हमें बैकवर्ड जर्क लगा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो फोर्स आगे ट्रांसफर होगी तो हमारी अपर बॉडी भी साथ में चलने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अपर बॉडी रेस्ट की वजह से वो वहीं रह जाएगी और पैर आगे बस के साथ चले जाएंगे। अरे ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है और डिटेलिंग आगे करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका उल्टा कर दें। बस चल रही है, चलते चलते बस अगर एकदम रुक जाती है, ब्रेक लगाती है, तो क्या होता है, हमें कहाँ पे जर्क लगता है। बस चल रही एकदम बस रुकी, हम आगे गिर जाते हैं। ऐसे अपर बॉडी आगे गिर जाती है कि नहीं गिर जाती है, हल्का सा जर्क लगता है। क्यों लगता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि बॉडी चल रही है जो चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अभी होता क्या है, ये बस है, ये बॉडी है, ये लीजिए दूसरी बॉडी आ गई, ये बस है, ये बॉडी है, बस चल रही है, हमारी पूरी बॉडी चल रही है, लेकिन बस
जैसे ही रुकती है तो हमारा जो लोअर पार्ट है उस पर बस की फोर्स लगती है, वो लोअर पार्ट तो रुक जाता है, पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी चल रही थी तो वो चलते ही रहना चाहती है, चलती ही रहना चाहती है। अब देखना बस रुकेगी तो बस के साथ पैर रुक जाएंगे, लेकिन अपर बॉडी चलती रहेगी, बस रुक गई, अपर बॉडी आगे चलती रही, इसलिए आगे की तरफ जर्क लगता है, पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द मूविंग बस सडनली स्टॉप्स। तो ये लाइव एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि हाँ भाई इनर्शिया ऑफ मोशन कोई चीज़ होती है। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब एग्जाम्पल के साथ इसका ये है, जैसे आपने देखा होगा कार में बैठे हुए हैं, कार चल रही, सडनली एक टर्न आया और कार को एकदम स्टीयरिंग को घुमाया, शार्प टर्न लिया, तो आप देख रहे हैं जैसे ही शार्प टर्न लेते हैं इस तरीके से कार घूमती है, ऐसे कार ऐसे चली गई, लेकिन हमारी बॉडी साइडवेज ऐसे हल्का सा झटका लगता है, साइडवेज झटका लगता है। क्यों लगता है? जान लीजिए कि हम चल रहे हैं, कार ऐसे चल रही है, पूरी बॉडी उस डायरेक्शन में जा रही थी। अब क्या हुआ, कार जब ऐसे मुड़ गई, मेरे राइट साइड में मुड़ गई, तो कार के साथ कौन सा पार्ट मुड़ जाएगा? ऑब्वियसली पैर मुड़ जाएंगे, या हमारे लोअर पार्ट जब हम सीट पे बैठे हुए हैं हमारा लोअर पार्ट कार के साथ मुड़ जाएगा। लेकिन अपर पार्ट उधर जा रहा था तो अपर पार्ट उधर ही जाते रहना चाहेगा, जिसकी वजह से लोअर पार्ट उधर चला जाएगा, अपर पार्ट गिर जाएगा। कैसे? जरा देखो, ये ऐसे जा रही थी, पूरी बॉडी उधर जा रही है तो अपर बॉडी उधर ही जाती रहेगी, कार मुड़ जाएगी। देखना, ये उधर जा रही थी, ये देखो, ये इस तरीके से जो हमारे पैर थे वो तो कार के साथ उधर चले गए, लेकिन अपर बॉडी उधर ही जाना चाहने की वजह से साइडवेज गिर जाती है, जो शो करता है कि हाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्यारे, ये बेसिक सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिवाइज हो गई, तो ये नोट कर लीजिए शॉर्ट में, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके प्यारे बच्चों, बात आई ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। बच्चे देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए लग रहा होगा क्या यहाँ पे सब कुछ वही सब चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ बच्चे पहले से पढ़ के आए हों तो उन्हें नई चीज़ें ना लग रही हों, बट हैव पेशेंस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें नई आती रहेंगी। लेकिन इसको सुनते ज़रूर रहिए, समझते ज़रूर रहिए, क्योंकि आपको पता है बट कहीं ना कहीं दिमाग में अंदर बहुत नीचे गहराई में जाके छुप गई है, चीज़ें उखड़ के आगे आती रहेंगी। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। इनर्शिया कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन वन फैक्टर, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, बॉडी अगर रुकी है तो रुके ही रहना चाहेगी, ये वाली बात ज़्यादा सच किस बॉडी के लिए होगी? हल्की बॉडी के लिए या भारी बॉडी के लिए? फॉर एग्जाम्पल, हमने इस तरीके से दो बकेट्स टांग दी, एक खाली बकेट है, एक में सैंड भरी हुई है, अब दोनों को धक्का मारा तो बताओ कौन ज़्यादा जल्दी भाग जाएगी, आगे घूम जाएगी? ऑब्वियसली खाली वाली जल्दी जल्दी आगे चली जाएगी, जबकि भारी वाली को चलाने में मुश्किल होगी। पहले शुरुआत में दोनों रुकी हुई थी तो दोनों रुकी ही रहना चाहेंगी अगर इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगे तो दोनों मूव करना चाहेंगी, लेकिन ये जल्दी मूव कर जाएगी, लेकिन ये जल्दी मूव नहीं करेगी, ये रुकी हुई है तो रुकी ही रहना चाहेगी ज़्यादा। इसका मतलब इसकी इनर्शिया, रुके रहने वाली इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा है, यानी इसकी इनर्शिया ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा बॉडी रुके ही रहना चाहेगी। दो गेंदें रखी हैं, बॉल रखी हैं, एक टेनिस बॉल है हल्की सी और एक जो है 5 किलो की लोहे की बॉल है, दोनों पे फूंक मारी, कौन सी चल देगी और कौन सी रुकी रहेगी? ऑब्वियसली टेबल टेनिस वाली जो बॉल है फूंक मारने से भाग जाएगी आगे, जबकि 5 किलो की बॉल रुकी है तो रुकी ही रहेगी, उसकी इनर्शिया क्योंकि ज़्यादा है। मोर द मास मोर द इनर्शिया। ऐसी बॉडी चल रही है, एक 2 ग्राम की बॉल आ रही है, एक 20 किलो की बॉल आ रही है, दोनों को रोकना है, कौन सी रुक जाएगी? 2 ग्राम वाली रुक जाएगी, 20 ग्राम वाली को रोकने में मुश्किल होगी। वो चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी, तो उसकी इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा। तो नोट कर लीजिए, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, कौन सा? लीनियर मोमेंटम।
पूरा वर्ड है लीनियर मोमेंटम। कई जगह आप बोल देते हो मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम दो तरीके का होता है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो पूरा वर्ड लीनियर मोमेंटम बोलना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम आगे पढ़ेंगे, अभी लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं अगर मैं बीच में मोमेंटम बोल भी दूं तो आप समझ जाना कि वो लीनियर मोमेंटम ही है। फिलहाल लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लें यहाँ पर इस तरीके से एक शीशे की पतली सी एक चादर बिछी हुई है, हवा में टांग रखी है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अभी क्या करा, ऊपर से हमने ये शीशे की टेबल है, थोड़ा इतने ऊपर से हमने एक 5 ग्राम का पत्थर इस पे छोड़ा ऐसे, ठीक है, और एक छोड़ा 50 किलो का पत्थर, ठीक है। एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है, उसको ऐसे इतनी कम हाइट से ऐसे छोड़ दिया, तो बताओ कौन सा पत्थर उसको तोड़ देगा? ऑब्वियसली 50 किलो वाला उसे तोड़ देगा। कम हाइट से फेंका तब भी 50 किलो वाला तोड़ देगा, 5 ग्राम वाला नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ वो तोड़ पा रहा है जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है। जब दोनों नीचे गिरेंगे, सेम हाइट से छोड़े गए हैं, अगर 5 ग्राम और 50 किलो के, नीचे गिरते गिरते इनकी वेलोसिटी तो सेम वैल्यू से इंक्रीज होगी। दोनों की जब टच करेंगे ग्लास पर दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन क्योंकि जिसका मास ज़्यादा था, मास ज़्यादा वाला ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो शीशे को तोड़ देगा। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल लो। अभी क्या किया, अभी हमने 2 पत्थर लिए, अब की बार सेम मास के ले लिए, मान लो दोनों 50-50 ग्राम के ले लिए, ठीक है। एक पत्थर को इतनी ज़्यादा हाइट से, एक स्टोरी बड़ी इतनी हाइट से 50 ग्राम के पत्थर को शीशे पे छोड़ा, और दूसरे को 5 मिलीमीटर ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो बताओ अब की बार उस शीशे को कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ पाएगा? कौन तोड़ पाएगा? यस, जो ऊपर हाइट से छोड़ा है वो तोड़ पाएगा, जबकि जो बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर से छोड़ा है वो नहीं तोड़ पाएगा शायद। क्यों? मास तो दोनों का सेम है, लेकिन अब की बार ऐसी क्या चीज़ अलग है जो ऊपर से छोड़ने पर शीशे को तोड़ रही है और नीचे से छोड़ने पे नहीं तोड़ रही है? वो है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा ऊपर से छोड़ेंगे, उतना नीचे आते आते उसकी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी नीचे आते आते, जबकि जो नीचे से छोड़ा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इस केस में मास सेम थे, लेकिन वेलोसिटीज़ अलग थी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी उसने तोड़ दिया। पिछले वाले केस में दोनों की वेलोसिटियाँ सेम थी क्योंकि सेम हाइट से छोड़े थे, लेकिन मासेस अलग थे, तो जिसका ज़्यादा मास था उसने तोड़ दिया। इसका मतलब कोई भी बॉडी का जो मोशन है वो किस चीज़ से अफेक्टेड होगा, कौन सी चीज़ मोशन को इफेक्ट कर रही है, वो सिर्फ मास पर या सिर्फ वेलोसिटी पर नहीं, 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। शीशा किससे टूटेगा? पहले केस में जिसका मास ज़्यादा था उससे टूटा, दूसरे केस में जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी उससे टूटा। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी में कितना मोशन है वो हमें 2 चीज़ों से पता चलता है, एक बॉडी का मास, एक बॉडी की वेलोसिटी, और इन दोनों को ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे एक क्वांटिटी बना दी गई, जिस क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बन जाती है, नोट कर लीजिए कि लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड होगा, वो जिस चीज से हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और अगर इसे मेजर करना है तो मेजर कैसे किया जा सकता है? इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो 2 बातें बोली, नोट कर लीजिए, क्या पता चलता है इससे, और दूसरा क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। प्रोडक्ट को आप ऐसे लिख लीजिए, बीच में क्रॉस लगाने से ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लगने लगता है, तो ऐसे ही बिना मल्टीप्लाई के लिखिए। एंड ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो प्यारे वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ, लिख लो, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ v वेक्टर। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ठीक है प्यारे, अभी बात आई कि सर इसकी यूनिट क्या होगी।
इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट की बात करें अगर हम तो मास की यूनिट डाल दो केजी और वेलोसिटी की यूनिट डाल दो मीटर पर सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड। इसको मिला के कुछ भी नहीं लिखा जाता, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और सीजीएस यूनिट की बात करें अगर हम तो केजी की जगह हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी हो गई एसआई यूनिट। बात है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। केजी मीटर पर सेकंड को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम हो गए, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर हो गए। पर सेकंड वैसे ही रहेगा, दोनों तरफ सेकंड है, तो ये होगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसमें रिलेशन हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। बात आई इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। डायमेंशन बहुत आसान, आप ऑलरेडी डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मास की डायमेंशन डाल दो m, वेलोसिटी की डाल दो LT-1, तो ये लीजिए इसकी डायमेंशन आ गई MLT-1। बात आई कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, साफ साफ फॉर्मूले से पता चल रहा हो, अभी पूरा एक्सप्लेन किया। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मोर द मास मोर मोमेंटम, मोर वेलोसिटी मोर मोमेंटम, ठीक है। अभी बात आई, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अभी बात आई कि जैसे मोमेंटम बताया मैंने, ऐसे ही अगर कहीं पे हमें निकालना पड़े चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला तो mv है, ध्यान से समझना, ये कुछ आगे की बात है। चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने चेंज लगाया, डेल्टा साइन लगाया, तो यहाँ पे भी डेल्टा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे mv दोनों का चेंज लेंगे। अब बात क्या आई, जब कोई बॉडी चलती है तो चलते हुए उसका भैया वेलोसिटी बढ़ सकती है, वेलोसिटी कम हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास तो चेंज नहीं होता ना, मास तो चेंज नहीं होता। और जब मास चेंज नहीं होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता, तो मास चेंज के साथ क्यों लिख रहे हो, मास बाहर लिख दो ना, मास तो m ही रहेगा ना, m तो m रहेगा, चेंज होगी सिर्फ वेलोसिटी, तो डेल्टा का जो साइन है वो सिर्फ v के साथ लिखेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा m डेल्टा v। m डेल्टा v, जैसे मान लें कि पहले बॉडी की वेलोसिटी, पहले बॉडी ये थी, बॉडी की वेलोसिटी u थी, और पीछे से धक्का लगने पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा v के साथ, यहाँ पे डेल्टा v की जगह आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन एक अंदर की बात सुन लो प्यारे, मैंने कहा कि मास में चलते हुए कोई चेंज नहीं आता, ये आपने आज तक बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बॉडी के चलते चलते उसके मास में भी चेंज आएगा। कब, जब बॉडी चल रही है। आपने कभी नाम सुना होगा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिविटी की बात हायर आगे करेंगे कभी हम। अभी शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर बॉडी चल रही है और बहुत स्पीड से चल रही है, इट इज मूविंग विद अ स्पीड कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड से चल रही है, उस ऑर्डर की स्पीड से चल रही है, हाँ, तब उसके मास में चेंज आने लगता है। कम वेलोसिटी से चल रही है, नॉर्मल हमारी डेली लाइफ की वेलोसिटियाँ इतनी नहीं होती हैं, इस वेलोसिटी से चल रही है तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाई वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा। मास में क्या चेंज आएगा, उसका जो डायनेमिक मास है, चलते हुए जो मास है वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक मास, उसका फॉर्मूला होता है m = m0 1 - v²/c², जहाँ पे m उसका डायनेमिक मास है जबकि m0 उसका रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मतलब जब वो बॉडी रुकी हुई है तब उसका जो मास है m0 है, लेकिन अगर वो चलने लगे v स्पीड से चलने लगे, v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ बॉडी लिख लें, स्पीड ऑफ बॉडी, और जबकि c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। अगर v वेलोसिटी से चलने लगे विच इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तब उसका क्या मास हो जाएगा, v वेलोसिटी पे कितना मास हो जाएगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, नोट कर लो। और इससे हमें ये पता चल रहा है जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बॉडी की, मास भी उसका उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उस केस में आप देखिए यहाँ v जब बढ़ाएंगे तो m भी बढ़ेगा, उस केस में यहाँ पे m बाहर,
नहीं लिखेंगे, उस केस में m अंदर ही रहेगा। ठीक है, समझे कब m बाहर आएगा कब नहीं आएगा। ओके ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे आप देखिए, इफ मान लें बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर हो जाए, बढ़ते 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 लाइट की स्पीड के बराबर वेलोसिटी से चलने लगे, तो आप बताओ उसका डायनेमिक मास क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर v की जगह c लिख दें तो ऊपर तो m नॉट ही रहेगा, जबकि नीचे हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे 0 ऊपर आ गया, ये आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब इफ बॉडी, हाइपोथेटिकली है ये बात कि लाइट की स्पीड से अगर कोई बॉडी चलने लगे तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हम किसी बॉडी को लाइट की स्पीड तक पहुंचा पाएं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर लाइट की स्पीड से चले कोई बॉडी तो इट्स मास विल बिकम इनफाइनाइट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए बात आई अब ग्राफ्स की। ग्राफ्स में क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन हमें दिखानी है ऑफ P, M एंड V, आपस में क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो तीनों का। सबसे पहले तो बात आई वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद सेकंड एंड थर्ड इज कैप्ड। मतलब क्या है, सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, बताइए मोमेंटम का मास से क्या रिलेशन है। अगर मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा आप साफ साफ देख रहे हैं। चूंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ग्राफ किस चीज़ का होगा, दूसरा हमने वेलोसिटी ले लिया कि वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, लेकिन कब, इफ m इज कांस्टेंट। मास अगर कांस्टेंट रख दें, मास अगर कांस्टेंट रख दें तो p क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तीसरी बात आई कि वेलोसिटी मास पे कैसे डिपेंड करेगी अगर मोमेंटम कांस्टेंट है। सही से बना लीजिए ज़रा, क्या बोल रहे हैं, अरे यार ये सही से, यहाँ पे आपकी क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है p अपॉन m, p अपॉन m। तो वेलोसिटी p अगर कांस्टेंट है तो m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी और m में क्या रिलेशन होगा, वो ग्राफ के थ्रू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब m बढ़ेगा तो v कम होगा, और कम होने का ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो ये इस तरीके से ऐसे ग्राफ आप बना लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो ये मैंने टच नहीं किया है एक्स एक्सिस से, अगर मैं टच कर देता ग्राफ को नीचे ले जाके, इसका मतलब ये होता कि जहाँ पे वो टच करता उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो के ज़ीरो हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी, तो ऑब्वियसली बेटा कोई भी चीज़ ज़ीरो तब होगी जब इधर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो। जब ये मास इन्फिनिटी होगा तभी एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो पाएगा। तो ज़ीरो तभी होगा जब मास इन्फिनिटी होगा। तो ये लाइन, ये जो ग्राफ है ये भी नीचे वाली एक्सिस से जाके तब मिलेगा जब मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मीट एट इन्फिनिटी, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी, जब मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ग्राफ भी कहाँ जाके मीटेगा, इन्फिनिटी पे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो आ जाइए फाइनली अपने चैप्टर का नाम जो है लॉज ऑफ मोशन पे। NLM हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसने 3 लॉज प्यारे दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स ने कहाँ से लॉ निकाले, जो आपने गैलीलियो का लॉ पढ़ा था। गैलीलियो के कही हुई स्टडी को उन्होंने और जो है सिस्टमैटिक किया, एक्सटेंड किया मोशन ऑफ इस बॉडीज़ के लिए, और उन्होंने कंबाइन करके 3 लॉज निकाले जिन्हें हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ये तीनों आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट और थर्ड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अलग सेकंड लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो आपने 9th क्लास में भी नहीं पढ़ा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं कि बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसको अगले लेक्चर में, इसको अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो पहले डिटेलिंग कर लीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ये नोट करना चाहे करिए, नहीं तो आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी बात आई न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि एनी बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन सेम स्टेट ऑफ कंटिन्यूज टू बी इन सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless an external force is applied to it। बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये अभी ऑलरेडी मैं इनर्शिया में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इस फर्स्ट लॉ में इनर्शिया की ही बात करी गई है, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसकी इलस्ट्रेशंस, क्योंकि 3 तरीके की इनर्शिया होती हैं, तो इलस्ट्रेशंस भी 3 तरीके की हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर हम बात करें प्यारे, तो बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। एक बस का एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना, चल रही है तो चलती ही रहेगी, ये इनर्शिया ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और बात कर लीजिए, जैसे पैसेंजर्स की बात करी, ऐसी और एग्जांपल्स बात करिए। जैसे एक पेड़ है, जल्दी से सुनिए, बहुत जल्दी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। पेड़ है, पेड़ पे फल लगे हैं, फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, अगर उसकी ब्रांचेस को, उसकी स्टेम को तेजी से ऐसे हिलाएं तो फल फूल गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? इसलिए गिरने लगते हैं क्योंकि जब वो पेड़ रुका हुआ था तो ये फल लगा हुआ था उस पर, ये भी रुका हुआ था। जब आपने इसकी ब्रांच को हिलाया तो ब्रांच तो हिल के आगे चली जाती है, जिस पे आपने फोर्स लगाई वो चीज तो मूव कर जाती है, तो ब्रांच तो आगे चली जाती है, लेकिन क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो फल हैं वो वहीं रह जाते हैं, रुके हैं तो रुके ही रहना चाहते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। ब्रांच आगे चली गई, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और ये नीचे गिर जाता है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही प्यारे हम बात करें, कारपेट है, कारपेट पे बहुत सारी धूल है, अगर आपको धूल निकालनी होती है बिना धोए तो कैसे करते हैं? उसे एक हैंगर पे कहीं पे टांगा, तार पे टांगा और शुरू होगा, डंडे से जब स्टिक से उसे मारते हैं तो आपने देखा है उसकी धूल सारी बाहर निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? सेम रीज़न, वो कारपेट में धूल है, कारपेट है, दोनों रेस्ट पे थे, धूल भी रेस्ट पे रहना चाहेगी, लेकिन जब हम स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट पे फोर्स लगने की वजह से कारपेट तो पीछे चली जाती है धक्के से, लेकिन धूल क्योंकि रुकी हुई थी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रुके ही रहना चाहती है। तो जैसे फ्रूट डिटैच हुआ, ऐसे ही वो कारपेट से धूल डिटैच हो जाती है, डस्ट डिटैच हो जाती है, डस्ट वहीं रह जाती है, कारपेट पीछे, और इस तरीके से कारपेट से अलग हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ग्लास है, ग्लास और कॉइन का गेम आपने देखा होगा। एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए, कोई हार्ड पेपर रख दीजिए, उसके ऊपर आप एक कॉइन रखिए, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही पेपर को, कार्डबोर्ड को आप इस तरीके से फ्लिक करते हैं, उंगली से ऐसे फ्लिक करते हैं, तो क्या होता है, कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, जबकि उसके ऊपर रखा हुआ जो कॉइन है वो नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर जो रखा हुआ कॉइन है वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स किस पे लगाई? कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाई, तो कार्डबोर्ड तो फोर्स की वजह से आगे चला जाता है, लेकिन कॉइन चूंकि रुका हुआ होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, तो रुके ही रहने की वजह से वो वहीं रहता है और उसके नीचे के पेपर हटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही और आपने एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं मैं, जैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि एक इस तरीके से एक बॉक्स है, एक बॉडी है, वो हैंग्ड है एक तार से, इस वायर का नाम है ए, हल्का सा वायर है, और एक वायर नीचे झूल रहा है इस तरीके से बी। क्वेश्चन ये आया कि अगर ये जो नीचे वाला वायर है इसे अगर हम खींचेंगे तो खींचने से दोनों वायर में टेंशन प्रोड्यूस होगी, खिंचाव आएगा, उस खिंचाव से वो धागे टूटना चाहेंगे, तो कौन सा धागा टूटेगा? पहले ए टूटेगा या बी टूटेगा? वो भी 2 केस में। पहला केस तब अगर हमने उसे सडनली खींचा है और जर्क से खींचा है, और दूसरा जब उसको स्लोली खींचा है। तो सबसे पहले बात आई, सडनली अगर खींचें तो दिमाग लगाइए पॉज करके कि कौन सा तार टूटेगा, ए या बी सडनली खींचने पर। अब देखिए सडनली अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर टूटेगा तार बी। क्यों बी तार टूटेगा? आप देखिए अभी ये झूल रहा था, इसमें कोई टेंशन नहीं थी, जब हम इसे खींचेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, जब खींचेंगे तो हमारी फोर्स इस पे लगेगी, ठीक है, लेकिन चूंकि हमने सडनली खींचा है तो जो हमारी फोर्स है वो इस पे तो लगेगी, लेकिन वो फोर्स इस पे तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ये बॉडी रुकी है, ये रुके ही रहना चाहेगी या यहीं रुके रहना चाहेगी, जब ये नीचे हिलना ही नहीं चाहेगी,
जिसकी वजह से इस तार पे एकदम कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ रुकी है, यहीं रुके रहना चाहेगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो जो हमने खींचा वो उसकी फोर्स ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सारी फोर्स यहीं लगेगी और ये वाला तार टूट जाएगा। लेकिन अगर हम हल्के हल्के ऐसे करके खींचना शुरू करेंगे तो जो हमारी फोर्स है वो इस पे तो लगेगी लगेगी, लेकिन उसके साथ ये बॉडी भी हल्के हल्के नीचे इस पे फोर्स लगने लगेगी, और जब ये नीचे खींचेगी तो इसकी वजह से इस धागे में और टेंशन बढ़ जाएगी और खिंचाव बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आप सोचिए कि इस तार पे जो हमारी फोर्स हमने लगाई है 10 न्यूटन की, हमारी फोर्स इस तार पे भी लगेगी, इस तार पे भी लगेगी, इस तार पे भी 10 न्यूटन, इस तार पे भी 10 न्यूटन जिससे हमने खींचा है। लेकिन इस तार पे एक फोर्स और भी लगेगी, वो है इसका वेट। हमारी तो फोर्स लगेगी साथ साथ में ये बेचारा तार, इसका वजन भी तो सह रहा है, तो इस पर डबल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये वाला तार पहले टूटेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे ही आपने देखा होगा क्या होता है कि जैसे एक टेबल है, टेबल पे क्लोथ बिछाए, उसके ऊपर बहुत सारे कप प्लेट्स क्रॉकरी के आइटम्स रखे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो दिखाने वाले होते हैं इस तरीके से क्या करते हैं, वो इस तरीके से ऐसे एकदम कपड़े को तेजी से खींचते हैं और जो कप प्लेट रखे होते हैं वो वहीं टेबल पे रह जाते हैं और कपड़ा उनके नीचे से बाहर निकल आता है। क्यों ऐसा हो पाता है? चिकना कपड़ा होता है, जब आप कपड़े को खींचते हो तो कपड़े पे फोर्स लगाई, कपड़ा तो बाहर आ जाता है, क्लोथ बाहर आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर रखे हुए कप प्लेट्स रेस्ट पे थे तो वो रुके ही रहना चाहते हैं, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वहीं रुके रहते हैं, वो मूव नहीं करते और कपड़ा बाहर निकल आता है और वो सही सलामत वहीं रह जाते हैं। ऐसा घर पे करने की कोशिश मत करना, बोले सर ने कही थी ऐसा होगा, मार खाओगे बहुत मम्मी से, ठीक है। फिलहाल चलो ये है आपकी बात इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ऐसी इनर्शिया ऑफ मोशन है, एक मैंने एग्जांपल बताया था, बस चलते चलते रुक जाए तो हमें आगे की तरफ जर्क लगता है। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन के और दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स होते हैं, लक्ष्य से भागते हुए आते हैं और भागते हुए आते हैं फिर कूदते हैं। ये ऐसे करते हैं कि जैसे जहां से कूदना है यहाँ से खड़े हुए और खड़े होकर कूद गए, नहीं, भागते हुए आते हैं। भागते हुए क्यों आते हैं? क्योंकि जब वो भागते हुए आते हैं तो उनमें पहले से वेलोसिटी आ जाती है, इनर्शिया आ जाती है। कौन सी इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाती है। और जैसे ही वो जंप करते हैं तो अपनी फोर्स तो वो लगाते ही लगाते हैं पैरों से जंप करने के लिए, लेकिन उनके पास पहले से मोशन होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जब वो कूदते हैं तो बॉडी उनकी पहले से भाग रही होती है, उस वजह से वो भागते ही रहना चाहती है, तो हवा में आने पर भी वो आगे चलते रहने की वजह से ज़्यादा स्पीड हो जाती है उसकी और वो काफ़ी दूर तक आगे जंप कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं बॉलिंग करते हैं, वो पीछे से भागते हुए आते हैं ताकि उनके हाथ में जो बॉल है उन पे अपनी फोर्स से तो आगे जा ही जाए और इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा पहले से भागने की वजह से, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जब छोड़ेंगे तो वो वाली वेलोसिटी उनकी बॉल में ऐड हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो खुद भाग रहे थे, तो बॉल ज़्यादा तेजी से आगे जाएगी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट यूज़ करी जाती हैं कार वगैरह में। क्यों? क्योंकि कार जब चल रही होती है तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में होती है, अगर कहीं गलती से टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो मोशन की वजह से हमारी जो कार है वो तो रुक जाती है, लेकिन बॉडी चल रही होती है, चलते ही रहना चाहती है, आगे की तरफ ऐसे गिरती है, शीशे से टक्कर से हमें कुछ हो सकता है, इसलिए उसे बचाने के लिए सीट बेल्ट्स का यूज़ होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अगर चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, चलती हुई रिक्शा से आप जंप करें, जो कि मना किया जाता है, लेकिन अगर जंप करते हैं तो गिरने का डर रहता है चलती हुई ट्रेन से। क्यों गिरने का डर रहता है? क्योंकि ट्रेन जब चल रही थी तो आपकी पूरी बॉडी, जब आप ट्रेन के अंदर खड़े हुए थे दरवाजे पे, तो अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही थी तो आपकी बॉडी भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। आप जैसे ही कूदते हैं तो हवा में जब तक होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी 50 की स्पीड से चल रही थी तो हवा में भी 50 की स्पीड से चलते रहना चाहती है, लेकिन जैसे ही आपके पैर ग्राउंड पे टच करते हैं तो ग्राउंड रुका हुआ था तो पैर तो ग्राउंड के साथ रुक जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी क्योंकि चल रही थी तो चलते ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस होता है, हमारी लोअर बॉडी रुक गई, अपर बॉडी चलते रहना चाहती है, तो हम मुंह के बल आगे गिरते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन हल्की होती है, कूदने की कोशिश करते हैं, उतरने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे कूदते हैं? कूदने के बाद जैसे ग्राउंड पे टच करते हैं वैसे ही ग्राउंड पे थोड़ी देर भागने लगते हैं। भागने क्यों लगते हैं? क्या होता है, ट्रेन चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उनकी पूरी बॉडी कूदने पर चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब वो कूदेंगे तो अपर बॉडी तो 10 की स्पीड से ही चलते रहना चाहेगी,
लेकिन डिसबैलेंस ना हो तो वो पैरों को भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं ताकि अपर बॉडी और लोअर बॉडी में बैलेंस बना रहे, और फिर हल्के हल्के स्पीड कम करके थोड़ी दूर जाके रोकते हैं तो गिरने से बच जाते हैं। आप ऐसे करके मत देखना, ये गलत चीज़ है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर बात है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता ही दिया कि कार घूमती है तो हम साइडवेज गिर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे साइकिल है, कार है, इस तरीके से उसका टायर चल रहा है, आगे इस तरीके चल रहा है, तो अगर नीचे कीचड़ ईचड़ है तो आपने देखा है ऐसे कीचड़ उछल के ऐसे आती है, ऐसे आती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्या होता है, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक पत्थर लेके रस्सी से ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो तो घुमाते घुमाते अगर आप यहाँ पर ऐसे छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, तो पत्थर कहाँ जाएगा, ऐसे सीधे चला जाएगा। अगर घुमाते घुमाते ऐसे यहाँ छोड़ दो तो क्या गोल 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 घूमता रहेगा रस्सी छोड़ने पे? नहीं, कहीं चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से यहाँ चला जाएगा। यहाँ छोड़ोगे अगर इस तरीके गोल गोल घूमते घूमते तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता है। जिस डायरेक्शन इस पॉइंट पे जब चलते चलते आया तो ये ऐसे जाना चाह रहा था, रस्सी तो इधर मुड़ गई, लेकिन अगर पत्थर रस्सी से बंधा हुआ है तो पत्थर भी इधर घूमेगा, लेकिन रस्सी छोड़ दी तो पत्थर इधर चला जाएगा। जैसे आपके मुड़ने पर कार में आप साइडवेज गिर जाते हैं, ऐसे ही साइडवेज चला जाएगा। वही वजह है कि मड वर्ड जो होती है वो पीछे उड़ के आती है, इस पॉइंट पे ये चिपक गई, अब टायर घूम रहा है, चिपक के जैसे ही छुटेगी, टायर से हटेगी, वैसे ही वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, तो पीछे लोगों को परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पे मड गार्ड लगा रखा होता है। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, ये आप कर चुके हैं। बढ़ते हैं जल्दी से इसके आगे। बात आई न्यूटन थर्ड लॉ की। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, थर्ड लॉ जल्दी से देख लिए। छोटा सा है, बच्चों का फेवरेट लॉ है क्योंकि इससे छोटी डेफिनेशन स्टेटमेंट किसी भी लॉ की है नहीं। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सब बच्चे इससे अवगत हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, डेफिनेशन तो नोट कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि बोट है, बोट पे अगर इस तरीके से कोई आदमी कूद के आगे, यहाँ पे इस तरीके से लैंड बना हुआ है, उसे कूद के आगे जाना है, तो आपने देखा है कि हल्के से बोट पीछे जाती है। क्यों पीछे जाती है? इसलिए पीछे जाती है, क्या होता है जब उसे आगे जाना होता है तो आगे जाएगा कैसे? जब उसे आगे कोई फोर्स मिलेगी तभी तो जाएगा। आगे फोर्स कैसे मिलेगी? वो पीछे क्या करता है, एक पैर से बोट को पीछे की तरफ धक्का मारता है, फोर्स लगाता है, जो कि हो गया एक्शन। तो बोट क्या करती है, जितनी फोर्स इसने बोट पे लगाई है, बोट उतनी ही फोर्स इसे आगे की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से ये कूद पाता है, जिसकी वजह से ये कूद पाता है। तो बेटा ये एक्शन और एक रिएक्शन इसका यहाँ पे मिला, इसने पीछे एक्शन करा और उससे मिला इसको रिएक्शन, जिसकी वजह से ये आगे कूद पाता है। ये उल्टा लिख दिया है, सही कर लेना। ऐसे ही प्यारे हम चल पाते हैं, इस तरीके से रनर भाग रहा है, वहां पे भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रनर जब भागता है तो भागते हुए क्या करता है कि रनर पीछे की तरफ ऐसे ग्राउंड को धक्का मारता है। रनर ग्राउंड को धक्का मारता है ऐसे टेढ़े में, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये ग्राउंड इसे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है आगे की तरफ। जिस रिएक्शन को अगर हम वो कर दें रिजॉल्व, तो रिजॉल्व करके अगर ये थीटा है तो इधर आएगा r cos थीटा और इधर की तरफ आएगा r sin थीटा। r sin थीटा तो इसके वेट को, वेट नीचे की तरफ लगता है, उसे बैलेंस करता है। लेकिन r cos थीटा जो आप देख रहे हैं, आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है, यही फोर्स इस रनर को आगे चलने में हेल्प करती है। तो यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ है। स्विमिंग करते हैं तो कैसे कर पाते हैं हम? स्विमिंग करते समय पानी को पीछे धक्का मारते हैं, वो एक्शन हो गया। तो पानी पे धक्का लगा, पानी हम पे धक्का मारता है, हमारे हाथ पे धक्का मारता है, जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं। हमने पीछे धक्का मारा, पानी आगे धक्का मारेगा, स्विमिंग में आगे जा पाते हैं। जैसे रॉकेट चलता है, रॉकेट गैसेस को नीचे धक्का मारता है, रॉकेट गैसेस को नीचे धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से गैसेस नीचे निकलती हैं, वो एक्शन हो गया, वो एक्शन हो गया, और गैसेस फिर इसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती हैं। रॉकेट ने गैसेस को धक्का मारा, गैसेस रॉकेट को धक्का मारती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रॉकेट ऊपर जा पाता है। तो यहाँ पे मान लें प्यारे, जैसे ये रॉकेट ने गैसेस को धक्का मारा, मान लें कि, या ऐसे ले लें कि ये इस तरीके से दो बॉक्सेस हैं A और B। मान लें ये दोनों एक दूसरे से आके टकराए भागते हुए, तो A वाला B पे फोर्स लगाएगा, B पे जो फोर्स लगेगी हम उसको लिखेंगे फोर्स ऑन B।
थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ए वाला जो बी पे फोर्स लगाएगा उसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, जबकि बी वाला ए पे जो फोर्स लगाएगा टक्कर होने पे उसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये दोनों कैसी होंगी, एफ ए बी शुड बी इक्वल टू एफ बी ए, इक्वल तो होंगी, इक्वल होने के साथ साथ ऑपोजिट भी होंगी। तो अगर हम इसे दिखाना है कि ऑपोजिट भी होंगी, ये दिखाने के लिए कि इनका डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक माइनस का साइन, जो कि ये दिखाएगा मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ माइनस का साइन जनरली नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन की बात नहीं करी है, वेक्टर का साइन नहीं लगाया। लेकिन वेक्टर का साइन लगाओगे तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कोई बॉडी अगर हम टेबल पे रख दें इस तरीके से, 80 न्यूटन की बॉडी है, तो इसका वजन, अपने वजन की वजह से ये टेबल पे धक्का लगाएगी, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। ये तो हो गया इसका वेट, ये टेबल को दबाएगी तो टेबल इस पे फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। और कितनी, वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, ये टेबल इस पे रिएक्शन देती है, उसी को R से डिनोट करते हैं कई बार, या कई बार N से भी डिनोट किया गया है कुछ बुक्स में। लेकिन कितनी रिएक्शन लगेगी, ऑब्वियसली जितना वेट है उतनी ही रिएक्शन लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसे ही आपने बलून का पढ़ा होगा, ये बलून से हवा निकलती है, फूले हुए बलून से, वो हवा पीछे धक्का मारता है बलून, तो बलून पे एयर जो है आगे धक्का मारती है और बलून आगे चल पाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? जल्दी से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। बात करते हैं कुछ बेहद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगती हैं। जैसे आपने देखा कि ये दो बॉडीज टकराई थी, ए ने बी को धक्का मारा तो बी ने ए को धक्का मारा, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। रॉकेट ने गैसेस को धक्का मारा, गैसेस ने रॉकेट को धक्का मारा, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगती हैं। दूसरी बात कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर किसी भी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस लगें, एक वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन इधर से, तो सर ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो सर बॉडी अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहती है, नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए। तो सर फिर रॉकेट कैसे चल पाता है? रॉकेट गैसेस पे धक्का मारता है, गैसेस रॉकेट पे धक्का मारती हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जानी चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से रॉकेट तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, तब भी रॉकेट चला जाता है। कैसे चला जाता है सर? अरे मेरे प्यारे, कैंसिल तो तब होंगी ना फोर्सेस जब वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेम बॉडी पे लगेंगी। एक ही बॉडी पे उधर से खींचें, एक ही बॉडी पे इधर से खींचें, तब वो फोर्सेस कैंसिल होंगी। अरे फोर्सेस तो अलग अलग बॉडी पे लगती हैं, डिफरेंट बॉडी पे 10 न्यूटन इस पे लग रही है, 10 न्यूटन इस पे लग रही है, ये कैसे कैंसिल हो जाएंगी? अलग अलग बॉडी इस पे लग रही हैं तो हाँ, अगर इसी बॉडी पे इधर से 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन लग रही होती तो कैंसिल होती, इधर से थोड़ी ना लग रही है, एक फोर्सेस पे एक फोर्सेस पे, तो ये कैंसिल नहीं होती हैं कभी भी। तो नोट कर लीजिए, फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। समझ पा रहे हो प्यारे? तो ये आज का लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। 90% चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी थी, कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ी, लेकिन अगला जो पार्ट आ रहा है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत जल्दी, वहाँ पर हम कुछ नई बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत मज़ेदार। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है ये सब चीज़ें तो ईजी थी, समझ में आ ही गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में प्यारे, जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।